हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम यहाँ पर एचटेट के लिए क्लासेस अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं और हिंदी के लिए मैंने आपकी कल क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने कवर किया है स्वर क्या होते हैं, ठीक है, और साथ में उनका वर्गीकरण के बारे में डिस्कस किया। आज के इस कंप्लीट वीडियो में व्यंजन को कवर कर लेंगे और आज आपका वर्णमाला का जो ये टॉपिक है वो आपका कवर हो जाएगा। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ एचटेट में बल्कि आपके जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं, इंक्लूडिंग आपका अगर DEET+B की बात करूँ, आपका अगर यूपी की कोई वैकेंसी है, कहीं पर भी कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आपके यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज अपनी जो वर्णमाला है इसको कंप्लीट कर लेंगे और व्यंजन के अंदर जो सारी चीजें आती हैं उसको सभी को कवर कर लेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ये सब सारी चीजें। साथ ही प्राणत्व के आधार पर भी, जैसे आपने सुना होगा, महाप्राण से क्वेश्चन आते हैं, अल्प प्राण से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ट्रिक्स के साथ आज सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप अपने नोट्स जरूर बनाते हुए चले। साथ ही मैं भी आप लोगों के लिए नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ, हैंड रिटन नोट्स, आपको वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही तैयार होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। चलिए व्यंजन की बात करते हैं। हमने स्वर पढ़े थे, जो कि स्वर क्या होते हैं, जो आपके इंडिपेंडेंट बोले जाते हैं, जो आपके स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बिना रुकावट के बोले जाते हैं। जबकि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो आपके किसकी हेल्प से बोले जाते हैं, स्वरों की हेल्प से बोले जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अगर मैं कै लिखती हूं, ठीक है, अगर मैं कै लिखती हूँ तो कै जो है किन से मिलकर के बना है, तो सबके अंदर आपका क्या निकलता है, आपका ए निकलता है, ठीक है। तो ये जो है आपके स्वरों की हेल्प से बोले जाते हैं। जैसे अगर मैं का बोलती हूँ तो का के अंदर क्या निकला है, का के अंदर से आपका ए निकलता है। जैसे अगर मैं पै की बात करती हूँ तो जब मैं पै बोलती हूँ तो पै के अंदर भी आपका क्या निकलता है, ए निकलता है। तो ये किन की हेल्प से बोले जाते हैं, ये आपके स्वरों की हेल्प से बोले जाते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। मैंने आपके सामने जितने भी आपके ये कहे गए हैं वो सारे लिख दिए हैं। अब यहीं से ही हम सारे टाइप्स को अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लर्न किया हुआ इनको, जैसे मैंने अपने तरीके से किया है वैसे ही मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। यकीन मानो बहुत ईजी तरीका होता है, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक बार में ही यहाँ पे इतना अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मैंने यहाँ पर नंबरिंग डाल दी है। ये आपका कै वर्ग है, ये आपका चा वर्ग है, ये आपका टा वर्ग है, ये आपका ता है और ये आपका पै वर्ग है, ठीक है। नंबरिंग जो मैंने डाली है वो किस लिए डाली है वो आपको बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके का से लेकर के जो ये माँ है यहाँ तक कि आपके 25 ये व्यंजन हो जाते हैं, 25 ये आपके वर्ण हो जाते हैं और इन्हीं सभी 25 वर्ण को स्पर्श व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन यहाँ पर बोला जाता है। स्पर्श व्यंजन के साथ साथ इनको आप वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ग में जो है एक तरीके से डिवाइड होते हैं, तो ये आपके वर्गीय व्यंजन है। जैसे कै वर्ग के सारे कै वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं, का, खा, गा, घा और इया, ठीक है। तो जैसे आपका चै वर्ग है, चै वर्ग आपका कंप्लीट आ जाएगा, टै वर्ग है, टै वर्ग आपका कंप्लीट आ जाएगा, ता से ना तक और पा से मा तक, ठीक है। तो आपके ये जो 25 जो आपके व्यंजन हो जाते हैं सीधे तौर पर, इनको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन और साथ ही इनको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूं यहां से, ये जो आपका चा वर्ग है जिसके अंदर आपके ये कुल 4, इनकी बात कर रही हूं, ठीक है, सिर्फ इनकी बात करी। मैं यहाँ पे इया नहीं ले रही हूं। ये जो हम लोकल लैंग्वेज में इन सबको अणा बोलते हैं, बट ये इया होता है, ठीक है। तो इस इया को नहीं ले रही हूं। ये आपका चा, छा, जा और झा, ये जो 4 है, इन 4 व्यंजनों को क्या बोला जाता है, मैं आपको ऊपर यहाँ पर लिख देती हूँ। इन 4 व्यंजनों को बोला जाता है आपका स्पर्श संघर्षी। क्या बोला जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन इनको बोला जाता है। इनको स्पर्श तो ये है ही भाई, स्पर्शीय व्यंजन तो है क्योंकि इन 25 में आ गए। इनको संघर्षी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इनको बोला जाता है ना तो एक हीट निकलती है, एक ऊष्मा निकलती है। आप इनको बोल करके देखिए, चा, छा, जा, तो अंदर ना आपके मुंह में जो आपकी वायु है उनके बीच में घर्षण होता है, एक टकराव टाइप होता है, तो एक ऊष्मा निकलती है, ठीक है, संघर्ष होता है वहां पर, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। और स्पर्श संघर्षी आपके सिर्फ 4 ही होते हैं, चैवर कंप्लीट नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है। यहां से ये समझ में आया। अब बात कर रही हूँ ये 5वां जो मैंने नंबरिंग दी है ना, इस 5वें नंबर में मैं इनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जो आपके एंड के व्यंजन आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन के अंदर, जो आपके एंड के आ जाते हैं, का वर्ग के एंड का, चा वर्ग के एंड का, टा वर्ग के एंड का एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपका जो ये इया है, ये आपके नै और मै तक, इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनको पंचम वर्ण बोलते हैं। पंचमाक्षर भी बोलते हैं, ठीक है, पंचमाक्षर वर्ण इनको बोला जाता है।
ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके साथ इसके अंदर जो मैंने लिखा वो मैं आपको कंप्लीट एक ही बार में आपको सारा डिस्क्राइब कर रही हूँ। ये 25 आपके स्पर्श व्यंजन, इनको आप वर्गीय व्यंजन भी कहते हो। च, छ, ज और झ आपके स्पर्श संघर्षी होते हैं, सिर्फ 4 होते हैं। जबकि ये आपको जो एंड के होते हैं ना, ये आपके पंचम और इनको पंचमाक्षर वर्ण भी बोला जाता है। आपने देखा होगा कोई भी शब्द होता है ना, तो उसके ऊपर जो वो अंक की जो बिंदी होती है ना, वो बिंदी किस चीज में खुलेगी वो डिपेंड करता है कि कौन सा पंचम और पंचमाक्षर वर्ण आपका आगे है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो एग्जाम्पल के तौर पर जब हम सुंदर लिखते हैं तो हम सुंदर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये अंक की बिंदी किस में खुलेगी भाई, एक तो ना भी होता है, एक माँ भी होता है, तो ये किस में खुलेगी, ये डिपेंड करता है कि ये जो ये इसके अंक की बिंदी के बाद का वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर आपका दै दवात है, तो दै दवात जब हम देखते हैं तो यहाँ पर है, तो इसके एंड का आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, किस में खुलेगा, ये आपका दै उसमें खुलेगा, नै में, क्योंकि जो ये बाद का दै है ना, इस दै वाली लाइन में जो एंड का अक्षर है ना, उस वो ही आपका यहाँ पर खुल करके आता है, ठीक है। तो जो बिंदी है वो कौन डिसाइड करता है, वो आपका जो पंचम और पंचमाक्षर वर्ण है वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि जो बिंदी, जो वो अंक की बिंदी आ रही है वो किस में खुल करके आएगी, ठीक है। तो आपको ये इतना समझ में आया। अब 2 नए व्यंजन हैं जो कि एक तरीके से नए विकसित है, नवीन विकसित आप व्यंजन भी इनको बोलते हो। तो ये जो व्यंजन है आपके, मैं यहीं पर ही लिख देती हूँ, इनको बोला जाता है उत्सिप्त व्यंजन। उत्सिप्त व्यंजन, आप इनको नवीन विकसित व्यंजन भी कहते हैं, इनको ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन, ठीक है। नवीन विकसित व्यंजन भी कहते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आप भी अपने नोट्स में लिखते रहिए, नवीन विकसित व्यंजन। और साथ ही द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, तो इनके भतेरे नाम हैं। और ये आपके कौन से होते हैं, ये आपके होते हैं डा जो बिंदी वाला है और आपका ढा जो बिंदी वाला है, ये आपके नवीन विकसित है। तो ये 2 ही होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, ये आपके 2 ही होते हैं। ये नहीं है जो स्पर्श के अंदर है, ये आपके बिना बिंदी के होते हैं, जबकि जो हम कई बार शब्द लिखते हैं ना, उनके अंदर बिंदी लगाते हैं नीचे। तो ये जो बिंदी वाले है ना, ये आपके क्या होते हैं, जो आपका डा और ढा है, जो बिंदी वाले हैं, उनको बोला जाता है उत्सिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, द्विगुण भी बोलते हैं, ताड़नजात भी बोलते हैं, नवीन विकसित व्यंजन भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम व्यंजन की बात करते हैं, तो मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था कि आपके जो टोटल व्यंजन होते हैं वो 39 होते हैं, और शुद्ध परिभाषा के अनुसार आपके व्यंजन कितने होते हैं, 33, ठीक है। जब हम प्योर डेफिनेशन की बात करते हैं, शुद्ध परिभाषा की जब हम बात करते हैं, तो आपके व्यंजन कितने हो जाते हैं, 33। तो कौन कौन से इन शुद्ध परिभाषा में नहीं होते हैं वो भी आपको एंड में पता चल जाएगा, ठीक है। अभी राइट नाउ आप टोटल जो है देख लीजिए, तो 25 हमारे ये हो गए हैं, ठीक है। उसके साथ आपके 2 आपके ये हो गए हैं जो कि आपके उत्सिप्त है, जिनको आप द्विगुण बोलते हो, तो आपके 27 हो गए हैं। बाकी सब तो इन 25 का ही हिस्सा है, बस मैंने आपको टाइप्स बता दिया, बिकॉज आपसे एचटेट में पूछा जाता है कि आपसे जैसे पूछ लेते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी पूछा गया था, हर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और जो मैं आपको ये बता रही हूँ, इससे आपका वो जो 1 नंबर है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तक इतना हो चुका है, अब आगे चलते हैं। ये उसके बाद आपका जो मैं मछली है, इसके बाद आपका या से स्टार्ट हो जाता है, य, र, ल और व, इनको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन इनको बोला जाता है, ठीक है। जो आपके ये 4 है, और ये कितने हो गए आपके, 4 हो गए, ठीक है। तो 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। उसके बाद श, सा, स और हा, इनको बोला जाता है कि क्या, संघर्षी व्यंजन इनको बोला जाता है, ठीक है, संघर्षी व्यंजन, या फिर आप इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हो, ऊष्म व्यंजन भी इनको बोला जाता है, क्योंकि ऊष्मा निकलती है, घर्षण पैदा होता है। यहाँ पर मैंने आपके साथ यहाँ पर भी डिस्कस किया संघर्षी। तो ये जो है ना, ये आपके स्पर्श संघर्षी है, क्योंकि ये स्पर्श वाले हैं और उनके अंदर जो व्यंजन जिनमें घर्षण होता है ना, इसलिए उनको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं, तो आप च, छ, ज और झ को मार्क करेंगे। अगर आपसे सिंपल संघर्षी पूछे, सिंपल आपसे ऊष्म व्यंजन पूछे, तो फिर आप ये वाली लाइन मार्क करेंगे। ये 4 होते हैं, ठीक है, जो आपके श वाले होते हैं और हा तक। तो ये आपके कौन से होते हैं, आपके संघर्षी और ऊष्म व्यंजन होते हैं। 1-2 बार रीड करोगे ना, आपको आराम से, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी नहीं रटा मैंने इनको, ठीक है। उसके बाद आपके अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। अच्छा, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। कैसे, कौन कौन से 2 वर्ण आ जाएंगे यहाँ पर, ये इनमें से, जैसे मैं अगर अक्षय की बात करूं, तो अक्षय जो मिलकर बना होता है वो क से और श से, ठीक है। अगर मैं इनको और भी फॉर्म में खोलूं तो फिर ये आ से, बिकॉज आपके जो व्यंजन है वो स्वरों की हेल्प से बोले जाते हैं ना। तो ये शुद्ध डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि का, ऐसे आपसे खोलना भी पूछते हैं, कई बार DSSS में ऐसे खोलना भी आता है।
तो आपको ऐसे खोला भी आना चाहिए। जो आपका अक्ष है वो कैसे बनता है, का, श और आ से बनता है। जब मैं त्र की बात करती हूँ तो ये आपका ता से प्लस रा से और प्लस आ से। अब मैं यहाँ पर ये ना ऐसे इधर ऐसे डैश क्यों मार रही हूँ, क्योंकि ये आधे हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरे इनके साथ है। जब मैं इनको ऐसे खोल के लिखती हूँ तो फिर ये आधे में काउंट होते हैं कि आधा का आधा शा, ठीक है, ये आधे होते हैं। इसका मतलब ये जो डैश में लगा रही हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि ये आधे हैं। ये पूरे कब होंगे, जब इनके साथ ये मिक्स होंगे। उसके बाद जब हम ज्ञा की बात करते हैं तो ये आपका जा से प्लस इया से मिलकर के बना है, ठीक है। और जब मैं इसको खोलती हूँ तो पूरा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, आपका श्रा बच गया। श्रा कैसे बनता है, श से प्लस रा से और प्लस आ से। तो ये जो है एकदम से ना प्योर, मैंने इनको खोल करके आपको बताया है प्योर, तो इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिलकर के बने हुए तो दो वर्णों से, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्वर भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। संयुक्त स्वर जैसे ए आई ओ औ, मैंने वो भी आपके साथ डिस्कस किया था। ऐसे आपका संयुक्त है क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर के बना है। तो अब यहाँ से आपके कितने हो जाते हैं, 25 तो आपके ये थे, 25 आपके ये थे, ठीक है। उसके बाद 4 आपके ये हो गए, 25 और 4 कितना होता है, 29। 29 के बाद 4 ये हो गए, ये भी आपके कितने हैं, 4 है, ठीक है। 29 के बाद 4 कितने होते हैं, 33 होते हैं। और 33 के बाद 4 ये हो गए, और 33 प्लस 4 37 हो गए। और जबकि टोटल कितने होते हैं, 39 होते हैं। तो 37 के बाद 2 कौन से ऐड होंगे, 2 आपके ये नवीन विकसित जो व्यंजन है ना, ये ऐड होंगे, उच्छिप्त वाले, ये डा और ढा वाले, बिंदी वाले। तो ये आपके 2 हो गए। इस तरीके से आपके कितने व्यंजन हो जाते हैं, इस तरीके से आपके टोटल 39 व्यंजन हो जाते हैं। और जब हम शुद्ध परिभाषा की बात करते हैं तो शुद्ध परिभाषा के अंदर जो आपके 33 व्यंजन होते हैं वो आपके 25 तो ये होते हैं, जिसके अंदर आपका स्पर्श 25, और उसके बाद 4 ये 25 और 4 कितने, 29 प्लस 4 33 और 33, ठीक है। ये आपके कौन से हो जाते हैं, यहाँ तक आपके 33 हो जाते हैं। ये वाले काउंट नहीं होते, ना संयुक्त काउंट होते हैं और ना ही आपका द्विगुण काउंट होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आपका जो प्योर डेफिनेशन है उसके अंदर आपका संयुक्त के 4 और आपके 2 ये काउंट नहीं होते, अदरवाइज आपके सारे किसके अंदर आते हैं, प्योर डेफिनेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैंने आपके साथ व्यंजन क्या होते हैं उनके वर्गीकरण को डिस्कस किया है। अब जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए यहाँ पर जो चीजें मैंने आपको बताई है कि शुद्ध परिभाषा के अनुसार मैंने जो बताया है। देखो, जो टोटल वर्ण होते हैं ना, कुल जब हम व्यंजन की बात करते हैं, कुल व्यंजन आपके कौन से होते हैं, वो आपके 39 होते हैं, जिसके अंदर आपके स्पर्शी होते हैं, ठीक है, स्पर्शी होते हैं जो आपके ये 25 वाले हैं। उसके बाद अंतस्थ होते हैं जो आपके 4 हैं। अंतस्थ के बाद आपके संघर्षी हो गए, संघर्षी के बाद आपके संयुक्त हो गए, संयुक्त, और उसके बाद आपके द्विगुण, ठीक है, जिनको आप बहुत सारे नाम से बुलाते हो। तो ये आपके टोटल व्यंजन हो गए। लेकिन जब हम शुद्ध परिभाषा की बात करते हैं, जो हम शुद्ध व्यंजन बोलते हैं, तो आपके शुद्ध व्यंजन कौन से आ जाते हैं, इसके अंदर आपके 33 आ जाते हैं, जिसमें आपके स्पर्शी आ गए और अंतस्थ आ गया और आपके संघर्षी, ठीक है, ये आते हैं सिर्फ। इसके अंदर आपका संयुक्त और द्विगुण काउंट नहीं होते। इतना आपको अच्छे से समझ में आया। अब जो हम नेक्स्ट कवर करने वाले हैं वो आपका उच्चारण के आधार पर व्यंजन कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जैसे हम कौन सा व्यंजन है जो हम मसूड़े से बोलते हैं, कौन सा व्यंजन हम दांत से बोलते हैं, कौन सा व्यंजन हम होठ से बोलते हैं, इनको कवर करेंगे। साथ ही जो घोष है उसके बेस पर करेंगे, और जो प्राणत्व के आधार पर, यानी कि महाप्राण कौन सा है, अल्प प्राण कौन सा है, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही स्वर को भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था ना पिछली क्लास में कि स्वर को हम कब कवर करेंगे। वैसे तो कंप्लीट स्वर करवा दिया था, लेकिन उनको प्राणत्व के आधार पर जो स्वर होते हैं वो भी होते हैं, तो उनको भी इसी क्लास में ही स्टडी करेंगे। अब जो हम व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ पर करने जा रहे हैं वो आपके उच्चारण स्थान पर, यानी कि कंठ से, आपका जो कंठ है यहाँ से कौन से बोले जाते हैं, आपका जो तालु पार्ट है वो कहाँ, कौन से व्यंजन वहां से बोले जाते हैं, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। मेनली आपके ये 5 ही हैं जो हम पढ़ते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कंठ तालु हो जाता है, दंतोष्ठ हो जाता है, यानी कि दांत और होठ दोनों को मिला करके जो बोला जाता है, ठीक है। ऐसे आपका कैटेगरीज में होते हैं, बट जब मेनली बात करते हो तो हम इन्हीं 5 को यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद घोष के अकॉर्डिंग है, जैसे आपने एग्जाम में भी देखा होगा, अघोष और सघोष पूछे जाते हैं, यानी कि स्वर तंत्र में कंपन। अघोष का मतलब है जब कंपन ना हो, ठीक है, अकंपन, जब कंपन ना हो स्वर तंत्र में। और सघोष का मतलब है जब स्वर तंत्र में क्या हो, कंपन हो, ठीक है, तो वो आपके सघोष वर्ण होते हैं। उसके बाद प्राणत्व, यानी कि वायु के आधार पर, तो अल्प प्राण मतलब कम वायु, ठीक है, कम वायु, और महाप्राण मतलब ज्यादा वायु, ठीक है, ज्यादा वायु।
तो ऐसे आपके व्यंजन जो है, जो वर्ण होते हैं, उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही जो आपके उच्चारण के स्थान पर, इसके जस्ट बाद आपके स्वर भी बताऊंगी कि कौन से स्वर आपके उच्चारण के स्थान पर कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, और स्वर जो होते हैं अघोष और सघोष कौन से होते हैं, और अल्प प्राण और महाप्राण कौन से होते हैं, वो आपको जस्ट इसके बाद बताऊंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले उच्चारण स्थान की बात करेंगे। तो आपको ना एक सीरीज में इसको ऐसे ही लर्न कर लेना है। मेरे अच्छे तरीके से मैंने इसको ऐसे ही लर्न कर लिया था कि पहले कंठ आएगा, कंठ, तालु, और उसके बाद क्या आएगा, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो आप ऐसे ना सीरीज में इसको याद कर लो, क्योंकि उसके बाद ये करने में इजी रहेगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ मतलब पता है सबको, कंठ ये होता है। तालु मतलब तालु भी सबको पता है। उसके बाद मूर्धा का मतलब होता है मसूड़े, जो शब्द, जो वर्ण आपके मसूड़े की हेल्प से बोले जाते हैं। ठीक है, मसूड़े। दांत ये होते हैं, और ओष्ठ मतलब आपके होंठ। ठीक है, तो आपको इसी सीरीज में इसको लर्न कर लेना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो ऐसे जब आप याद कर लोगे तो आपको यहाँ पर इसको समझने में ईजी रहेगा। यहाँ पर इसको कैसे आपने करना है, तो जिस सीरीज में आपने इसको ऐसे लर्न किया है ना, उसी सीरीज में चलेंगे। जैसे आपका जो कै वर्ग है वो कहाँ से बोला जाता है, वो आपका कंठ से बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद तालु आता है, तो आपका चै वर्ग कहाँ से बोला जाता है, आपका तालु से बोला जाता है। तालु के बाद क्या आता है, मूर्धा आता है, यानी कि मसूड़े। तो ये आपका जो टै वर्ग है वो आपका कहाँ से बोला जाता है, आपका जो पूरा कंप्लीट वर्ग बोल रही हूँ मैं। ठीक है, पूरा कै वर्ग मतलब यहाँ तक, चै वर्ग मतलब यहाँ तक। तो उसके बाद आपका टै वर्ग कंप्लीट यहाँ तक मूर्धा से बोला जाता है। उसके बाद क्या आता है, दंत मूर्धा के बाद क्या आता है, दंत आता है। तो ये आपके दंत से, यानी कि दांतों से बोले जाते हैं। बोल करके देखो, तय, थ है ना, दांतों का हेल्प हो रही है। तो पूरा ये वर्ग कहाँ से, दांत से बोला जाता है। और ये पूरा वर्ग आपको कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ यानी कि होंठों से बोला जाता है। तो आपको जिस सीरीज में आपने ये लर्न किया था ना, उसी सीरीज में ही आपने यहाँ पर लिख लेना है। ये पूरा जो कै वर्ग है वो कंठ से, तालु चै वर्ग, टै वर्ग आपका पूरा मूर्धा से, तय वर्ग आपका दंत से, और पै वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तो ये पूरा हो गया। अब बात करते हैं य, रे, ले, वे की। जो आप क्या बोला जाता था, इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते थे। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जस्ट मैंने आपको बताया है। एक चीज मैं भूल गई हूं, उसको मैं यहीं पर ही करवा देती हूं। जो आपका य और वे है, य और वे है, इनको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, अर्ध स्वर इनको बोला जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अर्ध स्वर मतलब आधे स्वर। और जो रे और ले है, इनको स्वर भी बोलते हैं और इनको व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, स्वर भी बोलते हैं और व्यंजन भी बोलते हैं। अच्छे से ध्यान में रखना, बिकॉज यहां से क्वेश्चन, ये जो ले और रे है ना, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे तो ये और वे आपके अर्ध स्वर में काउंट होते हैं, जबकि आपके जो रे और ले है वो आपके स्वर भी होते हैं और आपके व्यंजन भी होते हैं। इसके साथ साथ इनको कुछ और भी बोला जाता है, उसको भी कवर करेंगे। जैसे आपका जो रे है, इसको क्या बोला जाता है, और आपका जो ले है, इसे क्या बोला जाता है। तो जो रे है ना, इसको लुंठित बोलते हैं, और ये बहुत बार पूछा जाता है। लुंठित स्वर या फिर प्रकंपित, प्रकंपित नाम भी बहुत बार आता है। प्रकंपित स्वर कह लो, व्यंजन। ठीक है, क्योंकि इनको दोनों ही बोला जाता है। वर्ण भी कई बार लिख देते हैं, वर्ण। ठीक है, तो रे को क्या बोला जाता है, लुंठित स्वर बोलो, व्यंजन बोलो, वर्ण बोलो। लुंठित और प्रकंपित बहुत बार आता है ये चीज। और उसके बाद जो लय है वो आपका क्या होता है, ये आपका पार्श्विक व्यंजन कह लो या फिर स्वर कह लो, पार्श्विक स्वर बोला जाता है। व्यंजन भी आप बोलते हो। ठीक है, वर्ण भी बोलते हैं। तो क्योंकि ये आपका जो रे और लय है, ये आपका स्वर व्यंजन दोनों होते हैं, और जो आपका य और वे है वो आपका अर्ध स्वर होता है। तो आपने ये जरूर ध्यान में रखना, जो मेरे से पिछली उसमें छूट गया है, पिछले जस्ट उसमें, कि लुंठित और प्रकंपित कौन से होते हैं, रे होते हैं, और पार्श्विक आपका लय होता है। इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, बिकॉज यही क्वेश्चन शायद आपको देखने को फिर से मिल जाए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर रही हूँ, बिकॉज हम उच्चारण के स्थान पर कर रहे हैं, तो हम उच्चारण के स्थान पर ही देखेंगे अब इसको। ये आपके अंतस्थ है। चलिए, क्योंकि ना आपसे एग्जाम में ऐसे दे दिया जाता है, जैसे आपको बता दिया जाएगा, बताओ जो लय है वो क्या क्या है, कौन सा असंगत है, कौन सा संगत है, फिर आपको ये सारी चीजें उसमें करनी पड़ती है। और जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए ना, उसके अंदर मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इन्वॉल्व किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर आप ले लीजिएगा उन नोट्स को। बहुत ईजी तरीके से लिख रही हूँ आपके लिए, बट जैसे ही रेडी होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए अब हम उच्चारण के स्थान पर बात कर रहे हैं। चलो, अब यहां पर तो था कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिस सीरीज से हमने किया था उस सीरीज से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कंठ को इग्नोर कर दो, कंठ को इग्नोर कर दो, यहां से तालु से स्टार्ट करो। तालु, मूर्धा, दंत,
और ये क्या है आपका वे, वे क्या हो जाता है, ये आपका दंतोष्ठ है, ठीक है, ओष्ठ नहीं है, कैसा है, दंतोष्ठ है, क्योंकि आप बोल के देखो वे, जब आप बोलते हो वे तो आपके दांत का यूज भी हो रहा है और आपके होठों का यूज भी हो रहा है, तो ये आपका ओष्ठ ना होकर के क्या है, दंतोष्ठ है, ठीक है, दंतोष्ठ, यानी कि दांत और होंठ दोनों से बोला जा रहा है। तो आप जिस सीरीज में आपने लर्न किया था ना उसी सीरीज में लिख लेंगे। कंठ को जस्ट इग्नोर करो। तालु से बोला जाता है य, रे बोला जाता है मूर्धा से, और जो लय है वो आपका किससे बोला जाता है, दंत से, और आपका वय किससे बोला जाता है, आपका दंतोष्ठ, ठीक है। तो ऐसे आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद कंठ को फिर से इग्नोर करो, यहां पर आपका आ जाएगा तालु, यहां पर आपका फिर से आ जाएगा मूर्धा, और सह किससे बोला जाता है, फिर से आप यहां पर दंत लगाएंगे, और जो है आपका किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, कंठ से। बस ये आपका सेपरेट है, इसको ध्यान में रखना है। बहुत बार है का जो आपका उच्चारण स्थान है वो पूछा जाता है, तो है का उच्चारण स्थान आपका क्या है, कंठ है। इसको कंठ ना लिख करके ना कई बार स्वर तंत्र भी लिख देते हैं, स्वर तंत्र, बिकॉज आपका जो स्वर है, जो आपकी आवाज है वो कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है, और ये जो कंठ है ना ये आपका स्वर तंत्र, यहाँ से आपकी स्वर निकलती है, तो इसलिए इसको कई बार स्वर तंत्र भी बोल देते हैं। ऐसे पूछ लेते हैं बताओ है का उच्चारण स्थान क्या, और ऑप्शन में आपको स्वर तंत्र लिखा मिलेगा, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हो, कंठ भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपने ये सारी चीजें कर लेनी है। इतना आपको यहाँ पर समझ में आया। अब जो हम नेक्स्ट चीज देखेंगे वो आपका जो अघोष और सघोष है उनको यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो अघोष और सघोष के लिए जो मैं नंबरिंग करी है ना वो अब आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी, अघोष और सघोष वाली। तो मैं इसको यहाँ पर जस्ट जो है इग्नोर इरेज कर रही हूँ, बिकॉज आपको यहीं पर ही बता देती हूँ। तो अघोष कौन से होते हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपको बोल देंगे कि आपका जो जय है, फिर आपसे पूछ लेंगे बताओ ये अघोष है, सघोष है, महाप्राण है, अल्प प्राण है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो आप कैसे करेंगे, अघोष कौन से होते हैं, जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो जो अघोष होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, अघोष जो होते हैं फर्स्ट सेकंड प्लस ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म आपके कौन से होते हैं, श होता है, स होता है, स होता है। बट एक चीज ध्यान में रखना, है भी ऊष्म होता है बट है यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर आपके जो आ जाते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्लस अंतस्थ, अभी बताती हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। अंतस्थ और अंतस्थ आपके य लेवे होते हैं प्लस में है, ठीक है, प्लस में है। कैसे याद करेंगे इसको, 1 2 मैंने क्यों लिखा, 1 यानी कि ये पूरी लाइन, 1 मतलब ये पूरी लाइन, का चा टा ता पा, ठीक है, ये पूरी लाइन। 2 मतलब ये वाली पूरी लाइन, ये पूरी लाइन पूरी, खा छा ठा था और फा। तो यानी कि 1 और 2 ये दोनों पूरी लाइन किस में आ जाती है, अघोष में। इसके अलावा जो आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है वो आपकी सघोष में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऊष्म कौन से होते हैं आपके व्यंजन, ऊष्म आपके होते हैं स, श, स और हा होते हैं, बट हा नहीं आएगा। हा किस में आएगा, है आपका होता तो ऊष्म है, पर ये किस में काउंट होता है, सघोष में काउंट होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेप्शनल है, ठीक है। अंतस्थ आपके य, रे, ल और व होते हैं, ये आपके अघोष और सघोष हो गए, ठीक है। अब प्राणत्व देख लेते हैं। प्राणत्व आप कैसे करोगे, जब हम अल्प प्राण की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 1 2 था, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या था, 1 2 था, और यहाँ पर आपका 3 4 5 था। तब अब यहाँ पर क्या होगा, आपका के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, यानी कि ओड नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 1 ये वाली पूरी लाइन, 3 वाली पूरी लाइन और 5 वाली पूरी लाइन। जो 2 और 4 है वो आपका किस में आ जाएगा, 2 और 4 आपका महाप्राण में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपके ऊष्म थे, ऊष्म अब नीचे चले जाएंगे, अंतस्थ ऊपर आ जाएगा, प्लस में अंतस्थ। अंतस्थ आपके कौन से हैं, य, र, ल और व है, ये आपका ऊपर चला जाएगा, और महाप्राण में आपके ऊष्म आ जाएंगे, बट यहां पर आपके कंप्लीट होंगे, श, स और है, ठीक है। यहाँ पर आपके चारों आ जाएंगे, यहाँ पर आपका एक एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन सिर्फ आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। अघोष के अंदर 1 2 ये वाली पूरी लाइन और 3 4 5 आपके सघोष में आ जाएंगे। ऊष्म यहाँ पर है आपका सिर्फ सघोष में है। अंतस्थ आपका पूरा का पूरा यही है। अल्प प्राण के अंदर 1 3 5 1 3 5 ये वाली पूरी लाइन, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका महाप्राण के अंदर 2 और 4, ये जो बच गया 2 और 4 है वो, और अंतस्थ आपका यर लेवा ऊपर, और ऊष्म आपके कंप्लीट यहाँ पर महाप्राण में आ जाए, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, इतना ही आपके लिए है। यहां से अगर आप इतना कर जाते हैं, ये अगर ट्रिक आप अपनी अच्छे से याद कर लेते हैं, तो फिर आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रहेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, बताओ तालु से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। मैं अभी स्वर की बात नहीं कर रही, बिकॉज स्वर भी बोले जाते हैं तालु से। अभी मैं सिर्फ आपको व्यंजन की बात कर रही हूँ। तो अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ कौन कौन से बोले जाते हैं व्यंजन, तो देखो यहाँ पर तालु से आपका पूरा च वर्ग बोला जाता है,
पूरा च वर्ग आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपका य भी है और यहाँ पर आपका श है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, श है। तो ये आपका कंप्लीट किस में बोला जाता है, ये आपका पूरा तालु पार्ट हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत इजी है करना। अब बात करते हैं स्वर की। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, स्वर का घोष और अघोष की दृष्टि से अगर हम स्वर को देखें तो कौन से होते हैं, और स्वर अल्प प्राण और महाप्राण की दृष्टि से क्या कौन से होते हैं, इस चीज को यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। स्वर की अगर बात करें तो यहाँ पर जब हम उच्चारण स्थान को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कंठ, तालु, मूर्धा और दंत आपका व्यंजन में था, लेकिन आप ध्यान में रखना दंत आपका स्वर के अंदर नहीं होता, ठीक है। दंत से कोई भी स्वर यहाँ पर नहीं होता, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद आपका ओष्ठ आ जाता है, ठीक है, दंत के बाद ओष्ठ, फिर आपका कंठ तालु यानी कि कंठ और तालु दोनों से मिला करके, कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला करके फिर आपका नासिक व्यंजन, नासिक स्वर है। तो कंठ के अंदर आपका ए आ जाता है, आ जाता है और आह आ जाता है, ये तीन आपके कंठ से बोले जाते हैं। तालु के अंदर आपका ई और ई आ जाती है। मूर्धा से अंदर यानी कि मसूड़े से आपका री बोला जाता है। जब आप बोल के देखेंगे तो आपकी जो मूर्धा से निकलता है ये, ठीक है, री जब हम बोलते तो आपकी जीभ कहाँ टच करती है, आपके मसूड़े को टच करती है, तो री बोला जाता है। ये सारी चीजें ना आप ऐसे बोल बोल के भी कर सकते हो आराम से, इसको आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। और जब आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो आप इसको से बोल बोल के ही जो है थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। ओष्ठ से यानी कि होठों से आपका ऊ और ये जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ है दोनों बोला जाता है। कंठ तालु से आपका ए और आई बोला जाता है। कंठोस से ओ और औ बोला जाता है। नासिक आपका अंग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपका स्वर के अंदर काउंट होते हैं। स्वर आपके कौन से होते हैं, स्वर आपके 13 होते हैं, बट शुद्ध परिभाषा की बात करें तो स्वर आपके ए से लेकर औ तक होते हैं, जो कि मैंने आपके साथ पिछली क्लास में डिस्कस किया। जब हम स्वर के बारे में यहाँ पर अघोष और सघोष की बात करते हैं तो स्वर जो है वो अघोष नहीं होते, स्वर केवल कैसे होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। स्वर केवल कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है। यहाँ पर स्वर सिर्फ सघोष होते हैं, अघोष आपके ओनली व्यंजन पार्ट होता है। उसके बाद प्राणत्व की बात करें तो आपके स्वर सिर्फ जो है अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण नहीं होते। स्वर कैसे होते हैं, ओनली अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, सिर्फ आपके अल्प प्राण होते हैं स्वर, महाप्राण नहीं होते। तो ये भी ध्यान में रखना। बस आपको यही चीजें थोड़ी सी देख लेनी है कि कंठ से, तालु से, मूर्धा से कहाँ से कौन सा स्वर निकलता है। ये आपका सिर्फ सघोष होता है और ये आपका सिर्फ कैसा होता है, अल्प प्राण होता है, ठीक है। इतना आपको यहाँ से समझ में आया। आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आ रही है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं, बताओ तालु से बोलने वाले जो वर्ण है वो कौन से होते हैं। अब मैं स्वर और व्यंजन दोनों की बात करूंगी। तो तालु से आपका कौन सा बोला जाता है, कंठ तालु यानी कि कै वर्ग और च वर्ग, तो आपका पूरा च वर्ग आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद तालु आपका कहाँ था, अंतस्थ से स्टार्ट हो रहा था। अंतस्थ आपका कब से स्टार्ट होता है, वो य से स्टार्ट होता है। ऊष्म व्यंजन थे जो कि आपके श से स्टार्ट हो रहे थे, वहां पे भी आप तालु से ही स्टार्ट कर रहे थे, श, ठीक है। और जब हम स्वर की बात करें तो तालु आपके कौन से होते हैं, ई और ई। ऐसे आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में, ऐसे नहीं पूछेंगे बताओ तालु से बोलने वाले कौन से होते हैं, आपको ऐसे दे देंगे। जैसे मान लो आपको यह दे दिया, फिर आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें से तालु से बोलने वाला कौन सा है, या फिर अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। ऐसे आपको क्वेश्चन जो है थोड़े फंसा करके देते हैं। बट अगर आप इन चीजों में अपनी क्लियरिटी रखते हो तो आप उन क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। और अगर पिछले एचटेट की बात करें या फिर आप कोई भी एचटेट का एग्जाम उठा करके देखिए, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जब आपका एग्जाम आने वाला होगा, उसके अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आराम से देखने को मिलता है हर एग्जाम में। तो यहाँ पर आज मैंने आपका वर्णमाला का टॉपिक जो है फिनिश कर दिया है। आप अपने साथ के साथ जरूर नोट्स बनाते हुए चलें। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए जो मैं अभी बना रही हूँ हैंड रिटन, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कब से वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। पेड नोट्स वो आपके लिए होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर, इसको सभी के साथ जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यहाँ आपकी फ्री एचटेट की सीरीज चली हुई है और ये जो क्लासेस मैं आपको दे रही हूँ यहाँ से आपके बहुत अच्छे मार्क्स बनने वाले हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।